गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टडीज़ में जैसे कि हमने लास्ट के जो वीडियो है बिजनेस स्टडीज़ का, उसमें इंश्योरेंस के दो प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब एक बार रिवीजन ले लेते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है इंश्योरर। इंश्योरर कौन है? कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर बोला जाता है। इंश्योर्ड कौन है? वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया है, वो इंश्योर्ड है। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, मतलब जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी ज़रूरी बात को छुपाना नहीं चाहिए। इट शुड बी डिस्क्लोज्ड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द, जिससे बोल सकते हैं कमिटिंग द एग्रीमेंट या एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। जब वो एग्रीमेंट में आते हैं तो उन्हें वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए वॉलंटरीली, बिना बताए हुए। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। इसे बोला जाता है अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, छुपाना नहीं चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब साफ साफ ये होता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका आपसे कोई ऐसा संबंध होना चाहिए जिसके रहने से आपको फ़ायदा हो और चले जाने से आपको लॉस का सामना करना पड़े। यानी कि आपको वो लॉस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल, फिजिकल एज वेल एज, जिसे बोल सकते हैं कि मेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर को उस सब्जेक्ट मैटर का हम क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस करा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, आप अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि दूसरे की प्रॉपर्टी में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे की प्रॉपर्टी अगर ख़राब हो जाती है, जल जाती है या खो जाती है तो क्या हो जाएगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें नहीं माना जाएगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, आप देखिए इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी, ये जो इंडेमिनिटी, देखो हमारे तीन तरह के इंश्योरेंस हैं। पहला है वॉइस इंश्योरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं इसको मरीन इंश्योरेंस, जिसे बोल सकते हैं समुद्री बीमा। समुद्री बीमा जिसमें हम शिप का भी इंश्योरेंस लेते हैं, और शिप जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो इस ड्यूरेशन को बोलते हैं वॉइस। यानी कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं? यात्रा को बोलते हैं, समुद्री यात्रा को बोला जाता है वॉइस। तो वो वॉइस इंश्योरेंस है। उसी प्रकार से होता है कार्गो इंश्योरेंस। ये सबके सब मरीन इंश्योरेंस के पार्ट है। कार्गो क्या होता है? शिप में जो सामान होता है उसका जो इंश्योरेंस होता है वो कार्गो इंश्योरेंस है। शिप का जो इंश्योरेंस होता है वो हल इंश्योरेंस कहलाता है। तो ये सारे के सारे इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है? ये है मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो एक होता है मरीन इंश्योरेंस, दूसरा होता है फायर इंश्योरेंस, और तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमिनिटी का कंसेप्ट नहीं होता कुछ केसेस में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में कुछ केसेस में क्या नहीं होता है? इंडेमिनिटी का कंसेप्ट नहीं होता, यानी कि ये वाला प्रिंसिपल लागू नहीं होता। तो ये बाकी दोनों में होता है। किस केस में? फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में। तो होता क्या है? इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसका नुकसान होने पर, यानी उसके नष्ट होने पर ही इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी? कॉम्पनसेट करेगी। और अगर वो सही सलामत है तो कंपनी आपको कॉम्पनसेट बिल्कुल नहीं करेगी। क्लियर बात हो गई? आपने इंश्योरेंस करा रखा और हर महीने आप कुछ प्रीमियम देते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपका सामान जले या आपका सामान नष्ट हो जाए या आपका सामान ख़राब हो जाए। तो अगर वो सामान ख़राब नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टू यू बिकॉज ऑफ ओनली यू आर गिविंग द इंश्योरेंस प्रीमियम। आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, इस मात्र से ही आपको कंपनसेशन नहीं मिल जाएगा। इंश्योरेंस लेने के लिए सब्जेक्ट मैटर का नष्ट होना, ख़राब होना या उसका लॉस्ट होना ज़रूरी होता है। और उसी लॉस्ट को या उसी जिसे वो ख़राब जिसे बोल सकते हैं उसे बोलते हैं इंडेमिनिटी। उसका इंडेमिनिफाई होना ज़रूरी है। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फायर और मरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। फायर और मरीन, लाइफ नहीं बोला गया। देखो लाइफ में ऐसा नहीं होता, लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स भी होता है। अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरर अंडरटेक टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस। जब उसको लॉस होगा तभी वो क्या करेगा? कॉम्पनसेशन करेगा। इसको आराम से पढ़ लेना है, बहुत आसान लैंग्वेज दी है इसमें और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस में क्यों नहीं होता ऐसा? लाइफ इंश्योरेंस में बेटा ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड लिया जाता है उसमें हम ये मरेगा, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं।
एक तो होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म मतलब कंडीशन होगी, एक टर्म मतलब जब लाइफ ख़त्म होगी तभी इंश्योरेंस का पैसा उसके घर वालों को मिलेगा, ये अलग है, ये इंडेमिनिटी इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमिनिटी इंश्योरेंस कौन सा हो गया? टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस जिसमें आफ्टर डेथ ही पेमेंट मिलेगा। लेकिन बाकी के जो इंश्योरेंस होते हैं वो एंडाउमेंट होता है। एंडाउमेंट मतलब चाहे इसमें फिक्स चीज़ होती है। इंश्योरेंस अगर आपने 20 साल के लिए कराया तो उसका मतलब है 20 साल, या फिर इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी मतलब होता है व्यक्ति की डेथ हो जाने पर पैसा मिल जाएगा। और अगर 20 साल तक सरवाइव कर जाता है कौन? वो पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसको 20वें साल पैसा मिल जाएगा। मतलब भले ही वो मरे चाहे ना मरे, उसको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ द एंडाउमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। ये पॉलिसीज़ कहलाती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडेमिनिटी का कंसेप्ट नहीं होता है। अब ये क्या चीज़ है? प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब ये होता है देखो हमारा हम जिसे बोलते हैं कि हम किसी सामान का इंश्योरेंस करा रहे हैं, किसी चीज़ का इंश्योरेंस करा रखे हैं, ठीक है। किसी चीज़ का उसको नष्ट होने की कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं, कई सारी संभावनाएं। देयर आर लॉट्स ऑफ द रीजंस बिहाइंड द लॉस ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर। इस सब्जेक्ट मैटर के लॉस होने की कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमेट कॉज। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो सब्जेक्ट मैटर का अगर नुकसान हुआ तो वो जो कारण है दे शुड बी इंसर्टेड इन, यानी कि दे शुड बी रिकॉर्डेड, यानी कि ये कहाँ होने चाहिए? इंश्योरेंस पॉलिसी में होने चाहिए। ऐसे किसी कारण से सब्जेक्ट मैटर को नुकसान हुआ जिसका जिक्र पॉलिसी में नहीं है, तो कंपनी उसका कॉम्पनसेशन नहीं करती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़्यादातर देखा जाता है कोई अपना जैसे क्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है या मर्डर करवा लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना चाहता है कि क्लेम करना चाहता है। तो ऐसे क्लेम मना कर दिए जाते हैं क्योंकि वो किस में मेंशन नहीं थे? इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन नहीं थे। According to this principle, an insurance policy is designed to provide comprehension only for such losses. यहाँ से देखिएगा, only for such losses are caused by the perils which are stated in the policy. perils मतलब these are the reasons, वो कारण जो कि केवल पॉलिसी में मेंशन हैं। उन्हीं कारण से अगर लॉस होगा तो ही कंपनी कॉम्पनसेट करेगी। किसी और कारण से अगर लॉस होगा तो कंपनी कॉम्पनसेशन से मना कर देगी। मैंने बोला ना, सब्जेक्ट मैटर का लॉस कई सारे कारणों से हो सकता है। तो जिन भी कारणों से लॉस होने वाला है वो कारण अगर आपकी पॉलिसी में मेंशन है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके एग्रीमेंट में मेंशन है, तो कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेगी। अगर वो कारण आपके किस में मेंशन नहीं है, किस में मेंशन नहीं है कि पॉलिसी में मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो कंपनी विल डिनाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट और क्लेमिंग द, जिसे बोल सकते हैं जो आपका क्लेमिंग ऑफ द कंसेप्ट, जो आप क्लेम करोगे, जो आप पैसा मांगोगे, जो आप सेटलमेंट करना चाहोगे, उसको वो क्या कर देगी? मना कर देगी। अब एक चीज़ ध्यान रखो, कौन कौन से कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ध्यान रखना जब भी पॉलिसी करते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, वन शुड डैमेज हर सेल्फ और हिमसेल्फ बाई ऑप्टिंग एन इंसिडेंट। कोई भी एक ऐसा काम कर सकता है जिससे वो अपने आप को क्या कर दे? नुकसान पहुंचा दे। तो इंश्योरेंस कंपनी इस कंसेप्ट को, यानी कि इस इंसिडेंट को लेने से क्या कर देगी? मना कर देगी, क्योंकि उसने वो वाला कंसेप्ट क्या होगा? अगर किस में मेंशन होगा, अगर एग्रीमेंट में मेंशन होगा तो कंपनसेट कर देगी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से आपने दुकान का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, आपने आग से इंश्योरेंस करा दिया, आपने पानी से नष्ट होने का इंश्योरेंस करा दिया, लेकिन क्या हुआ कि आपका अगर सामान चूहों ने या फिर क्या हो गया, भूकंप ने नष्ट कर दिया, और भूकंप हो गया और रैट हो गया, ये इन चीज़ों का मेंशन अगर पॉलिसी में नहीं होगा तो कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा नहीं। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो उन्हीं कारणों के कारण जिन कारणों से क्या होना चाहिए, जिन कारणों से अगर लॉस हुआ है वो कारण किसमें मेंशन होने चाहिए? पॉलिसी में मेंशन होने चाहिए। वो कहलाता है प्रॉक्सिमेट कॉज। इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे नोट्स बना लेना। आगे आते हैं कंट्रीब्यूशन। आगे क्या है देखिए, ये तो हो गया प्रॉक्सिमेट कॉज। अब नेक्स्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा कंसेप्ट ये है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले
मेरा सामान था 10,000 रुपये का, मेरा सामान कितने का था? 10,000 का। 3 इंश्योरेंस कंपनी थी XYZ, आजकल तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, मैं एग्जांपल 3 का ही ले रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने छुपा दिया, फैक्ट छुपा दिया। पहला तो मैंने क्या करा, देखिए मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर देता हूँ। देखिए एक्स से मैंने क्या करा, इंश्योरेंस ले लिया। एक्स से क्या ले लिया मैंने, इंश्योरेंस ले लिया 10,000 का। मैंने सोचा कि मैं एक्स से भी पैसा ले लूँगा। फिर मैंने वाई से भी पैसा ले, क्या करा, वाई से भी इंश्योरेंस ले लिया 10,000 रुपये के गुड्स का। जेड से भी क्या कर लिया, 10,000 के गुड्स का इंश्योरेंस ले लिया। तो इस तरह से 10 एक्स से, 10 वाई से और 10 जेड से, यानी कि टोटल 30,000 रुपये का इंश्योरेंस करवा लिया। और हर एक को मैं क्या दे रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूँ। सामान केवल कितने का था, 10 का। इंश्योरेंस मैंने कितने का करा लिया, 30,000 का, क्योंकि 10 का करवा दिया, नहीं तीनों से 30,000 का करवा लिया। अब मैं सोचता हूँ कि फ़ायदा कमाने के लिए, देखो कभी भी ध्यान रखना, इंश्योरेंस फ़ायदा कमाने का क्या नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट्स जस्ट फॉर द सेफ्टी। देयरफॉर द कंपनी विल कंट्रीब्यूट ओनली सच अमाउंट द एक्चुअल, सॉरी सच अमाउंट विच इज़ नॉट बियॉन्ड द एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा ना हो। देखिए क्या होता है, अब मैंने जानबूझ के इसमें आग लगा दी, किसी तरह से आग लग गई, तो क्या होगा, कंपनी क्या 30,000 रुपये का पेमेंट करेगी? नहीं, कंपनी अधिक से अधिक, आप जितने मर्जी इंश्योरेंस ले लो, लेकिन कंपनी हमेशा ध्यान रखना किससे ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगी, 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगी। तो एक्स क्या 10,000 देगा? नहीं, XYZ 10,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3,333। इस तरह से पेमेंट करेंगे अगर आपने सिमिलर अमाउंट का लिया होगा। तो कभी कभार क्या होता है, देखिए कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा का भी इंश्योरेंस कराते हैं, कभी ऐसा भी है, देखिए कभी ऐसा भी हो गया। अब एक और एग्जांपल देखो, 10,000 का सामान था, एक्स से मैंने 10,000 का इंश्योरेंस ले लिया, 10,000 के सामान का। वाई से मैंने कहा कि ये 10,000 का सामान नहीं है, 20,000 का सामान है। तो जितने की आप सामान बढ़ाओगे, यानी कि जितने का भी रेट आप बढ़ाओगे, तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा, आपका हर महीने का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। जेड से आपने कहा नहीं जी ये 10,000 का नहीं है, 30,000 का है, तो हर एक से आपने झूठ बोला और साथ ही साथ इंश्योरेंस ज़्यादा का ले लिया। तो कंपनी तो खुश होगी, कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस उस समय तो ले लेगी, क्योंकि उसको प्रीमियम मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा वैल्यू का आप इंश्योरेंस लेंगे, उतनी ज़्यादा वैल्यू का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन जब कॉम्पनसेशन की बारी आएगी, तो वो एक्चुअल लॉस को काउंट करेंगे, और एक्चुअल लॉस को काउंट करने के साथ ये देखेंगे कहीं आपने औरों से तो इंश्योरेंस नहीं ले रखा। तो रेशियो क्या हो गया इसमें, देखो, तो 10,000 का पेमेंट किस तरह से होगा, 10,000 का पेमेंट होगा इस तरह से, ज़रा देखिए 10,000 का पेमेंट किस तरह से होगा, रेशियो में। हमने 10,000 का इंश्योरेंस लिया था एक्स से, 20,000 का लिया था, सॉरी 20,000 का लिया था किससे, वाई से, और जेड से लिया था कितने का, 30,000 का। तो क्या हो गया, ये इस रेशियो में क्या करोगे, 10,000 का पेमेंट सेटलमेंट होगा। तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इफ़ अ पर्सन टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लाइफ पॉलिसी में लागू नहीं होता, क्योंकि हम सामान की या फिर जिसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइफ की वैल्यू निकालना मुश्किल है। मैं 100 करोड़ का भी इंश्योरेंस ले सकता हूँ, 10 करोड़ का भी, डिपेंड करता है कि आपके पास प्रीमियम पे करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो लाइफ के लिए होती है, उसमें कंट्रीब्यूशन का नियम लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, इफ जिसे बोल सकते हैं इफ इंश्योर्ड टेक्स मोर देन वन पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर। एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है अलग अलग कंपनी से, फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, देन एट द टाइम ऑफ लॉस द all insurers may contribute in rational amount. The insurer will pay the rational amount of the subject matter, ठीक है, not more than the value of damaged प्रोडक्ट या डैमेज सब्जेक्ट मैटर। डैमेज सब्जेक्ट मैटर से ज़्यादा का वो पेमेंट करेंगे ही नहीं, वो कंट्रीब्यूट कर लेंगे बराबर बराबर में। एज पर द प्रिंसिपल इज द राइट ऑफ ए इंश्योरेंस हु हैड पेड क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस to call upon other liable insurers to contribute, to call upon other liable insurers, कोई और भी अगर इंश्योरर है तो उसको कंट्रीब्यूट करने को बोलेंगे लॉस पेमेंट, यानी कि लॉस ऑफ पेमेंट का, जो पेमेंट का लॉस हो रहा है उसको कंट्रीब्यूट करने को बोलेगा। इट इम्प्लाइज इज दैट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है आपने एक से ज़्यादा का इंश्योरेंस ले रखा है, द इंश्योरर्स आर टू शेयर द लॉसेज इन प्रपोर्शन
टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। जो भी उन्होंने अमाउंट इंश्योर कर रखी होगी उसके रेशियो में, प्रोपोर्शन में। मैंने अभी अभी बताया था, एक सब्जेक्ट मैटर का एक से आपने 30,000 का इंश्योरेंस ले रखा है, दूसरे से 20,000 का इंश्योरेंस ले रखा है, तो कॉम्पनसेशन किस रेशियो में मिलेगा? इस कंपनी का रेशियो 3 है, इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3:2 में लॉस को डिवाइड कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर का अगर लॉस होता है, द अमाउंट ऑफ लॉस इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच एंड जिसे बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल इंश्योरर इन देयर किस रेशियो में? इन देयर पॉलिसीज रेशियो, जिस रेशियो में उन्होंने पॉलिसी ले रखी होगी। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन का मतलब होता है लॉस को कम से कम करना। देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए एक इंश्योरेंस करा रखा है किसी ने, ठीक है, दुकान का इंश्योरेंस कराया था। अब दुकान में क्या हो गया? आग लग गई और यहाँ पर कोई ये बंदा क्या कर रहा है? खड़ा खड़ा देख रहा है, अपने आप आग लगती है, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है, मैंने तो इंश्योरेंस क्या करा रखा है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ? तो इंश्योरेंस में एक कंसेप्ट होता है मिटिगेशन का। मिटिगेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि इंश्योर्ड ने हर वो संभव प्रयास, ध्यान रखना, जिसे बोल सकते हैं कि एफर्ट्स, रीजनेबल स्टेप्स जो वो कर सकता है, ही शुड टेक रीजनेबल एफर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर में आग लग रही है, दुकान में आग लग रही है, आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, अगल बगल के लोगों को बुलाकर आग को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, जो सामान जल रहा है उसको बाहर निकालने का कोशिश कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो जितने भी पॉसिबल क्या हो सकते हैं स्टेप्स हो सकते हैं उसको उठाने का प्रयास किसने करना चाहिए? इंश्योर्ड ने करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है लॉस को कम करने का प्रयास करना, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को द प्रिंसिपल इज सेड दैट इट इज द ड्यूटी, ये ड्यूटी होती है इंश्योर्ड की, टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। सपोज गुड्स आर केप्ट, ये अब आगे एग्जाम्पल आ गया है, इसको एग्जाम्पल के साथ आप समझिएगा। तो ये तो थे आपके क्या इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। कंफर्म क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक एग्जाम में इसमें से आएगा, इसमें से हॉट्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेलेबस में आपको ध्यान रखना कि इंश्योरेंस तक ही आपका सेलेबस है, तो मैं वहीं तक पढ़ाऊंगा, इसके आगे का पार्ट आपका नहीं है, जो भी बुक में भले ही दे रखा हो लेकिन आपका सिलेबस में इस बार नहीं है। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया। लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ, इसमें सब्जेक्ट मैटर होती है। अब ये लाइफ किसकी होगी? सेल्फ की हो सकती है, उसके बच्चों की, उसके माता पिता की, जिसमें उसका क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर को कितने तरह का होता है इसमें भी देखेंगे, इसमें यहाँ दे नहीं रखा है शायद। एंडाउमेंट पॉलिसी होती है, होगी आगे मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ दिया होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिटेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स जितने भी हैं वो सब ने ही कराई होगी। देखिए यहाँ पर क्या टाइप ऑफ इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस और हो गया जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आ गया मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने सिलेबस देखा है बेटा, उसमें ना लाइफ इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, अदर इंश्योरेंस के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी देख लो। बगलरी इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बहुत चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अदर इंश्योरेंस में तो मोबाइल का इंश्योरेंस हो गया, ये सारा इंश्योरेंस, व्हीकल, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के टाइप नहीं, हाँ यहाँ बुक आ गया टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये देखो लाइफ इंश्योरेंस का क्या है, ज़्यादा उसमें डिटेल पे नहीं जाते हैं हम, सीधे सीधे यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। यहाँ पर आते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहली क्या है? होल लाइफ पॉलिसी। ये कि ध्यान रखना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ही, हाँ होल लाइफ पॉलिसीज। होल लाइफ नाम से ही होल लाइफ है। इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाता है होल लाइफ पॉलिसी। से टर्म पॉलिसीज भी बोला जाता है। द सम इज टू बी पेड, किसको पे किया जाएगा जब वो मर जाएगा? तो ऑब्वियसली उसके नॉमिनीज को, उसके घर वालों को, उसने जिसको भी नॉमिनेट कर रखा होगा उसको वो पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है? प्रीमियम की रेट होती है कम, क्योंकि ये क्या है? इंडेमनिटी का
प्रीमियम है। इंडेमनिटी का पॉलिसी है। इंडेमनिटी मतलब जब वो मरेगा तभी पेमेंट किया जाएगा। तो होल लाइफ पॉलिसी एक इंडेमनिटी का क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसमें 20-30 साल के लिए पेमेंट किया जाएगा। अगर देखो मान लीजिए 20 साल के लिए आपने होल लाइफ पॉलिसी ले ली और 20 साल के बाद भी इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाता है, वो बच जाता है, तो कोई भी पैसा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस किस चीज़ का है, इंडेमनिटी का है। जब वो मरेगा तभी पेमेंट मिलेगा, किसको, वो भी नॉमिनीज को। तो ये हो गया आपका होल लाइफ पॉलिसी। अब आते हैं एंडाउमेंट। ज़्यादातर लोग यही कराते हैं। एंडाउमेंट लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेजेस और लॉस, ठीक है। इंश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिसे बोलते इंडेमनिटी हो चाहे ना हो। एश्योरेंस का मतलब होता है एश्योर्ड कर दिया जाता है कि आपको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, चाहे जिसे बोल सकते हैं डेथ हो चाहे ना हो। एंडाउमेंट पॉलिसी के अंडर आपको एक सर्टेन पीरियड बाद पेमेंट मिलेगा अगर वो सर्वाइव कर जाता है। देखो जो भी पहले होगा, 20 साल की इंश्योरेंस करवाई, ठीक है, 20 साल की इंश्योरेंस कराई, अगर 20 साल तक सर्वाइव कर जाता है तो 20वें साल में आपको क्या वो हो जाएगा, पॉलिसी में जितना भी प्रीमियम आपने जमा किया होगा प्लस उसमें जितना भी बोनस जिसे इंटरेस्ट वगैरह बोला जाता है वो मिलकर किसको मिल जाएगा, इंडिविजुअल को मिल जाएगा, जैसे हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, है ना। लेकिन अगर इस 20 साल से पहले इंडेमनिटी हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इंश्योर्ड मर जाता है, तो उस केस में भी पॉलिसी का पूरा पैसा उसके घर वालों को मिल जाता है, यानी कि दोनों ही, जो भी केस पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। तो द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफिक सम। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरर की, वो एक स्पेसिफिक सम को पेमेंट करे, किस कब किस कंडीशन में, अटेन अ पर्टिकुलर एज, या तो वो पर्टिकुलर एज को प्राप्त कर ले, और ऑन हिज डेथ, या तो उसकी डेथ हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आएगा उस केस को बोलते हैं एंडाउमेंट पॉलिसीज। यानी कि या तो 20 साल की अगर पॉलिसी है तो 20 साल पहले आ जाए, या फिर उसकी डेथ पहले हो जाए तो वो जो भी पहले होगा उस समय उसका पेमेंट हो जाएगा। ये एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, जब एक ही पॉलिसी के अंदर एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन का इंश्योरेंस कराया जाता है तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है। जैसे फैमिली में हस्बैंड, पत्नी और 2 बच्चों का इंश्योरेंस, यानी 4 का इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी में कवर हो रहा है, तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहलाती है। किसी भी एक पर्सन की इंडेमनिटी या डेथ होने पर वो पैसा मैच्योर हो जाता है, किसी भी एक का, 4 लोग हैं, किसी भी एक का क्या हो जाएगा, इंडेमनिटी या जिसे बोल सकते हैं कोई नुकसान होने पर, डेथ होने पर वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो ये कहलाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट होती है इसमें लाइफ पॉलिसी, ठीक है। एन्यूटी पॉलिसी, एन्यूटी एक टेबल होती है जिसमें हम साल भर में महंगाई वगैरह को एडजस्ट करके देखते हैं। देखिए क्या है ये, अंडर दिस पॉलिसी द सम एश्योर्ड, एश्योर्ड है, ध्यान रखना, इंश्योर्ड नहीं है, सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर अश्योर्ड अटेनमेंट अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। मनी इज पेबल, देखो क्या होता है एन्यूटी पॉलिसी में, क्या होता है, मान लिया जाए मैंने 20 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, लेकिन क्या हुआ, हमने कहा कि आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 5वें साल से ही मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये विड्रॉलेबल पॉलिसी कहलाती है। 5वें साल से पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। 5वें साल में 10% मिलेगा पॉलिसी का, फिर 10वें साल में मिलेगा, फिर 15वें साल में मिलेगा। तो इस तरह से पेमेंट मिलना शुरू होता है रेगुलर इंटरवल पे, बीच बीच में। अभी तक की पॉलिसी में क्या था, अभी तक की पॉलिसी में था कि या तो 20 साल हो, या तो एज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या तो टोटल पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो जाए, या फिर डेथ हो जाए तभी पेमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि पॉलिसी तो 20 साल की, आपको प्रीमियम तो 20 साल का देना है, बीच बीच में भी आपको पेमेंट मिलता रहेगा रेगुलर इंटरवल में। तो ये कह रहा है कि मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेनमेंट अ सर्टेन एज इन मंथली, मंथ में, क्वार्टर में, या फिर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम, एक या तो मंथली या क्वार्टरली आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं, या सिंगल प्रीमियम भी आप दे सकते हैं। उसी तरह से होता है बच्चों के लिए एंडाउमेंट पॉलिसी। एंडाउमेंट पॉलिसी मैं फिर बता चुका हूँ, 18 साल की उम्र तक मैंने छोटे बच्चे का, 2 साल के बच्चे का इंश्योरेंस करवा दिया या किसी का इंश्योरेंस करा दिया, और उसकी मैच्योरिटी डेट क्या थी, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो मैच्योर हो जाएगा, तो वो एंडाउमेंट पॉलिसी है, ठीक है। उससे पहले कोई इंडेमनिटी होती है किसी पर्सन की, किसी इंश्योर्ड की, तो भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। ये चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी होती है जो बच्चों का कराया जाता है। यहाँ बच्चों का मतलब होता है द एज ऑफ बिलो 18 ईयर।
अब आते हैं फायर इंश्योरेंस की तरफ। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करना है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा आप समझना, पढ़ना ऐसे और थोड़ा सा लिखना। फायर इंश्योरेंस का मतलब साफ साफ है कि किसी भी चीज़ का आग लगने से अगर नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस क्या कहलाता है, फायर इंश्योरेंस में काउंट किया जाता है। ठीक है, बाकी इसने खाली बहस कर रखी है, आप इसको एक बार डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी ध्यान रखना, इसमें किसी भी तरह का एश्योरेंस नहीं होता, ये इंश्योरेंस है। अगर आग लगेगी और नुकसान होगा तो ही कंपनी क्या करेगी, पेमेंट करेगी, और अगर आग नहीं लगी तो किसी भी तरह का पेमेंट नहीं होगा। साल भर का प्रीमियम जो आपने जमा किया वो कंपनी के खाते में जमा हो जाएगा और कंपनी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेगी। तो ये कंपनी का फ़ायदा हो गया। ठीक है, और अगर कॉम्पनसेशन आता है यानी कि क्लेम आता है तो ही पेमेंट करेगी। तो ये तो था जी फायर इंश्योरेंस का। अब इसके ना डिफरेंस, मरीन इंश्योरेंस में आपको मैं बताता हूँ। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री यात्रा, इससे रिलेटेड होता है। अब मरीन इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू एक्सटेंट देयर बाई एग्रीड अगेंस्ट मरीन लॉसेज। मरीन मतलब समुद्री लॉसेज। अब वो कितने तरह का होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले, फिर भी बता देता हूँ। मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस बाय मरीन पेरिल्स। पेरिल्स मतलब होता है कि उन कारणों को बोला जाता है, पेरिल्स ऑफ सी, तो समुद्री कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हम सीधे जाते हैं कि किस तरह का इंश्योरेंस होता है। शिप और हल इंश्योरेंस मैं पहले बता चुका हूँ। जो शिप का इंश्योरेंस होता है, हर एक शिप का इंश्योरेंस होना जरूरी है। जैसे हमारे व्हीकल के इंश्योरेंस होते हैं तो शिप का भी इंश्योरेंस होता है। तो शिप यानी कि जब सिंस द शिप इज exposed to many danger at the sea, the insurance policy is for the indemnify the insured for the losses of the cost by damaging the ship। अगर शिप में कोई डैमेज होता है उससे रिलेटेड कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो वो कहलाती है शिप या हल इंश्योरेंस। तो हल का मतलब शिप ही होता है। कार्गो इंश्योरेंस, जो कार्गो यानी कि जो सामान उस शिप में चढ़ाया गया है, किसके लिए, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, तो वो जो सामान का इंश्योरेंस है वो कार्गो इंश्योरेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कार्गो इंश्योरेंस कहलाता है। इसमें लिखा है कि लॉस ऑफ गुड्स है, थेफ्ट हो गया या फिर उस ख़त्म हो गया। फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है, अब ये मज़ेदार चीज़ है। फ्रेट इंश्योरेंस क्या है, देखिए फ्रेट इंश्योरेंस को मैं आपको देखो कि बताता हूँ किस तरह से हम इसको समझेंगे। हमने अभी अभी बात करी कि एक शिप है, ठीक है, इसका इंश्योरेंस करा दिया तो शिप इंश्योरेंस, इसमें सामान का इंश्योरेंस करा दिया। अब रास्ते में 1000 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो गया, सामान का नुकसान हो गया, सामान का नुकसान हो गया। तो ये शिप किसकी है, ये शिपिंग कंपनी की है, किसी कंपनी की होगी ना शिप, तो इसका ओनर तो कोई और होगा। तो उसको किस चीज़ का नुकसान हुआ, शिप का तो चलो उसने इंश्योरेंस करा रखा था, उसको पेमेंट मिल जाएगा। कार्गो का भी इंश्योरेंस करा रखा था, पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो ये शिप यहाँ गई, रास्ते में नष्ट हो गई, तो उसको किस चीज़ का लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ भाड़े का भी। जो भाड़ा मिलने वाला था उसको डेस्टिनेशन पे पहुंच के, वो भी तो नहीं मिलेगा ना। तो जो भाड़े का नुकसान हुआ, क्योंकि शिप छोटी नहीं होती है, हल छोटा नहीं होता, बहुत बड़ी अमाउंट में होती है, तो वो कहलाता है फ्रेट इंश्योरेंस। क्या कहलाता है, फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस इज द, जिसे बोल सकते हैं भाड़े का इंश्योरेंस। द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू द डैमेज और लॉस इन द ट्रांजिट, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट। तो उसको फ्रेट चार्जेस मिलेगा ही नहीं। अगर वो डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं रही है तो उसको भाड़ा कहाँ से मिलेगा। तो जब भाड़ा नहीं मिलेगा तो कंपनी को इसका भी तो नुकसान है ना। तो उस नुकसान से बचने के लिए रिम्बर्स किया जाएगा उसे। अगर कोई किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो उसे उस भाड़े का भी कॉम्पनसेशन किया जाएगा। तो इसे बोला जाता है फ्रेट इंश्योरेंस। सबसे मज़ेदार चीज़ है डिफरेंस। इस डिफरेंस को आप याद कर लेना, रट लेना और कॉपी में नोट जरूर कर लेना। और आपका जो सिलेबस है आपका यहीं तक है। तो आज ध्यान रखें, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सब्जेक्ट मैटर किसका नुकसान होता है, किसको नहीं करते, ठीक है। तो जैसे ये सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर, लाइफ में लाइफ होगी, फायर इंश्योरेंस में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसमें कुछ और होता है। एलिमेंट, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसीज बट नीड नॉट बी नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। देखो इसमें क्या है कि मतलब क्या है इसको कहने का, इसको समझते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा मेन है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट कब होना चाहिए, देखिए
किसी पर्सन की वाइफ थी, ठीक है, उसने उस वाइफ का इंश्योरेंस करा रखा था। उस समय तो वो उसकी वाइफ थी, इंश्योरेंस करा दिया जी उसका, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, 10 साल बाद डाइवोर्स हो गया, लेकिन पॉलिसी तो मैच्योर नहीं हुई। तो डाइवोर्स होने के बाद ऑब्वियसली इस पर्सन का इंटरेस्ट उसकी वाइफ में नहीं रहा, उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्लेम, अगर कभी क्या हो जाता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो क्या इस बंदे को पेमेंट नहीं मिलेगा? तो मिलेगा ज़रूर। तो इसीलिए बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लेम मांगते समय आपके उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, बट नॉट नीड टू बी नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। जब क्लेम ड्यू होता है तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि आपका उस सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट होना है, क्योंकि अब वो किसी और की वाइफ है, उसका आपका उस पर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कराते समय तो था ना, तो इंश्योरेंस कराते समय इंटरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए लाइफ के केस में, ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस समय होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसीज, एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग देयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी देयर, यानी कि वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ होना जरूरी नहीं है। अब आते हैं फायर इंश्योरेंस की तरफ। फायर इंश्योरेंस में क्या बोलता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेमिंग। आग लग यानी फायर इंश्योरेंस में दोनों समय प्रेजेंट होना चाहिए जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ क्या कि मैंने गोडाउन में जो सामान रखा था उसका इंश्योरेंस कराया। तो जब गोडाउन में सामान रखा था मैंने, तो उस समय ओनरशिप मेरे पास थी, और जब मेरे पास ओनरशिप थी तो इसका मतलब है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरा ही था। तो उस समय मैंने इंश्योरेंस करा दिया जी। इंश्योरेंस कराने के बाद वो सामान मैंने बेच दिया। अब वो किसी और के गोडाउन में है, वो किसी और के गोडाउन में, उसके गोडाउन में आग लग जाती है। किसके गोडाउन में आग लगी? उसके गोडाउन में। तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अब मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ को नहीं है। तो जब तक आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता, दोनों टाइम होना चाहिए। यानी कि अगर आपने सामान नहीं बेचा तो आपके पास ही था वो, तो इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कराते समय भी आपके पास था और क्लेम मांगते समय भी वो आपके पास है, आपकी ओनरशिप में। तो दोनों समय फायर इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए। पता चल रहा है किसी और को बेच दिया, आपका तो इंटरेस्ट था नहीं अब, तो आप फिर भी क्लेम मांगने चले गए, तो उस समय नहीं होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। ध्यान रखना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है मरीन इंश्योरेंस में? एट द टाइम ऑफ क्लेम होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ क्लेम। क्यों ऐसा है? देखिए होता क्या है, जो ये शिप हो गया, कार्गो इंश्योरेंस हो गया या फ्रेट इंश्योरेंस हो गया ना, ये सारी की सारी शिपिंग कंपनी कराती है। जबकि ये कार्गो जो होता है ना, कार्गो सामान तो अलग अलग जिसे बोलेंगे सेलर का, प्रोड्यूसर का, मैन्युफैक्चरर का होता है। तो मैन्युफैक्चरर इसको इंश्योरेंस कराता है, इंटरेस्ट कराता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई इंश्योरेंस कौन कराती है? शिपिंग कंपनी कराती है उस कार्गो का इंश्योरेंस। कार्गो का इंश्योरेंस कौन कंफर्म करवाती है? शिप का इंश्योरेंस कौन करवा रहा है? वॉइस का इंश्योरेंस कौन करा रहा है? शिपिंग कंपनी करा रही है। तो शिपिंग कंपनी का उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिपिंग कंपनी का उस पर क्या है? कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सामान उसका था ही नहीं। लेकिन जब क्लेम मांग रहे हैं, तो क्लेम मांगते समय उस सामान में जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो उसका क्लेम कर सकता है। तो ध्यान रखना, मरीन इंश्योरेंस के टाइम पे क्लेम मांगते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस समय इंश्योरेंस कराया जा रहा है उस समय ज़रूरी नहीं है कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये इंश्योरेंस कौन करा रहा है? जिसे कह सकते हैं मरीन, जिसे बोल सकते हैं कि शिपिंग कंपनी कराती है सारा इंश्योरेंस। भले ही सामान शिपिंग कंपनी का नहीं है, लेकिन शिपिंग कंपनी इंश्योरेंस क्यों करा रही है? क्योंकि उसका इंश्योरेंस में इंटरेस्ट उस समय नहीं था, फिर भी इंश्योरेंस कराया। लेकिन क्लेम मांगते समय कंपनी ये नहीं कह सकती है मेरा सामान है, उस समय उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। ठीक है, तो ये ही मेन है इसमें, बाकी सब इजी है। ड्यूरेशन कितना होता है, ये क्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। यहाँ ये सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतना ही सिलेबस है आपका। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।